आहे सांस नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, कर दूंगा तुझे पागल, चाहूंगा सनम इतना। एहसास नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, मर के भी तुझसे हम ये प्यार ना होगा कम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। ऐसा चारों एक साथ इसलिए कह दिया कि जिस वक्त भी आप हमारी वीडियो को देख रहे हो आपकी दुआएं हम तक पहुंच जाए। अभी आज सुबह हम और हमारे गुरुजी ने बैठे साथ और कमेंट पढ़ ही रहे थे, तो देखे गुरुजी और बताए कि इतना सारा सपोर्ट, इतने सारे व्यू आप ही लोगों की दुआ से हो रहा है और हमारे लगातार वीडियो में सपोर्ट की वजह से फैल भी रही वीडियो। तो आज हम लोग बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं मंजिल की तलाश में आप मत रहो, मंजिल की ख्वाब में आप मत रहो, सिर्फ हमारे साथ रास्ते चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। मंजिल तो खुद एक ना एक दिन आपके रास्तों में आकर खड़ी मिलेगी। जिस दिन हमारा शेर शेरनी से ठोकर आएगा गांव मोहल्ले में, हर तरफ चारों तरफ डीजे बजेगा और जो कलंक लगा है हमारे माथे पर बेरोजगारी का धब्बा, वो एक दिन मिट जाएगा और उन लोगों की जुबान बंद हो जाएगी जो एक दिन वो कह रहे थे शब्द कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो चलो आप और हम मिलकर इस रास्ते की आधी दूरी को कवर करते हैं। चलिए आज पढ़ते। अगर कहा जाए सिंपल भाषा में बहुभुज तो एक लाइन होता है, ये कई सरल रेखाओं से घिरा हुआ वो लाइन है जिसे हम बहुभुज कहते हैं। या अगर आप न समझे हो तो बताते हैं, ये रेखा है सरल, ये भी रेखा है सरल और ये भी रेखा है सरल। जब हम तीनों को आपस में जोड़ेंगे, कनेक्ट कराएंगे तो ये रूप लेगा बहुभुज का। बहुभुज जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों, 1 2 3 4 5 नहीं, अनंत भुजाएं हैं या अनंत भुजाएं हों। उन तमाम सरल आकृतियों को मिलाने के बाद जो हमारी आकृति एक बंद रूप में मिलेगी उसे कहते हैं बहुभुज। देखिए जैसे ये रेखा हमारी है एक, ये भी रेखा हमारी एक है और ये भी हमारी एक रेखा है और ये भी रेखा है, ये भी रेखा है। जब इन रेखाओं को मिलाए थे अभी तो बना था बहुभुज। इसमें 5 रेखा था, 1 2 3 4 और 5। इन 5 रेखाओं को मिलाने के बाद जो आकृति बनी इस आकृति को कहते हैं बहुभुज। इसमें 5 नहीं, इसमें 1 2 3 4 5 और अनंत सारी रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं को जब मिलाते हैं तो जो आकृति बनती है, स्ट्रक्चर बनता है, उसे कहते हैं बहुभुज। अब अगर कहा जाए बहुभुज के बारे में सवाल कैसे आता है एग्जाम में आपके, तो जितना टाइप का सवाल बनता है सबका बताएंगे एक बार कॉन्सेप्ट, उसके बाद बताएंगे कैसे बहुभुज का यूज करेंगे सवाल में और कितना महत्वपूर्ण है बहुभुज। इसके पिछले वाले एनटीपीसी एग्जाम में बहुभुज का सवाल 2 1 2 1 आता रहता था हर एग्जाम में, हर पेपर में। बहुभुज वैसे तो छोटा चैप्टर है, लेकिन जब आप लोग पढ़ोगे तो बहुभुज का समझोगे अहमियत क्या है। चलिए अब देखिए, इसमें 2 बात आती है। अगर बात कहा जाए प्रकार की तो वैसे बहुभुज होता है 3 टाइप में। एक होता है उत्तल बहुभुज, एक होता है अवतल और एक होता है समतल। तो उत्तल क्या है, अवतल क्या है और समतल क्या है, चलिए अभी हम आपको एक एक करके सबके एग्जाम्पल देंगे, सबका बताएंगे एंगल क्या होता है, फिर बाह्य कोण क्या होता है, अंतःकोण क्या होता है, सबको मिलाकर एक बहुभुज कंप्लीट हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। बहुभुज के अगर प्रकार की बात की जाए तो एक है उत्तल बहुभुज, दूसरा है अवतल बहुभुज और तीसरा है समतल या समबाहु बहुभुज। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब उत्तल कहेंगे बहुभुज में
तो उत्तल बहुभुज वो होता है जिसका अंतःकोण 180 अंश से अधिक ना हो, जिसका अंतःकोण 180 डिग्री होती है जो, उससे अधिक ना हो। जैसे ये मान लीजिए है हमारा बहुभुज, अंतः जब कहेंगे तो ये कोण देखेंगे, ये कोण, ये अंतः है, और जब आगे रेखा बढ़ाएंगे और जो ये कोण बनेगा इसे कहेंगे बाह्य कोण। तो अंतः कोण जिसका 180 अंश से अधिक ना हो, अंतः कोण जिसका 180 डिग्री से अधिक ना हो, उसे कहते हैं उत्तल बहुभुज। और जिसका कोण अंतः 180 अंश से अधिक हो जाए उसे कहेंगे अवतल। तो उत्तल और अवतल में क्या अंतर है कि जिसका 180 अंश से अधिक ना होगा कोण, नहीं होगा कोण, उसे कहेंगे उत्तल बहुभुज। और जो हो जाएगा 180 से अधिक, जिसका एंगल 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा, उसे कहेंगे अवतल। तो उत्तल और अवतल में अंतर सिर्फ इतना ही है, सिर्फ आप लोग एक लाइन में याद करो कि जिसका अंतःकोण 180 अंश से अधिक हो जाएगा उसे कहेंगे उत्तल बहुभुज, और जिसका अंतःकोण 180 अंश से अधिक ना होगा उसे कहेंगे अवतल। अब बात आती है समतल की। समतल उसे कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा इक्वल हो, बराबर हो, समान हो, उसे कहेंगे समतल। अब सवाल एग्जाम में तो ऐसा पूछेगा नहीं कि बताओ प्रकार बहुभुज की, बताओ प्रकार समतल की, बताओ प्रकार उत्तल की, या कितने टाइप में होता है हमारा बहुभुज। सवाल आता है डायरेक्ट इस पर। चलिए अभी आपको बता रहे थे बेस इसका कि उत्तल क्या है, अवतल क्या है और समतल क्या है। अब हम लोग करेंगे सवाल इस पर सॉल्व, बताएंगे पहले फार्मूला कैसे यूज होता है, उसके बाद में सवालों को लगाएंगे एक एक करके। और जो पिछले एग्जाम में आया था एनटीपीसी वाले एग्जाम में और ग्रुप डी जैसे एग्जाम में पूछने की संभावना है या बहुत सारे एग्जाम में आता है, उसके लिए महत्वपूर्ण ये है। तो बने रहिएगा आखिर तक हमारी वीडियो में। सवाल करने के पहले आप ये जान लीजिए कि अंतःकोण क्या होता है और बाह्य कोण क्या होता है। जैसे क्या है, ये मान लीजिए एक त्रिभुज है, ये ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में जो अंदर कोण बनेगा, जैसे ए भुजा है, ये बी है भुजा और ये सी है, जो कोण अंदर बनेगा उसे कहेंगे अंतःकोण। जैसे मान ये थीटा बन रहा है, थीटा, तो ये हमारा जो थीटा रहेगा ये कोण, उसे कहेंगे अंतःकोण, अंतःकोण। और यही अगर रेखा को हम आगे बढ़ा दें और जो कोण यहाँ पर बनेगा इस रेखा पर, जो बढ़ाई थी रेखा इस वाली, जो इस रेखा और इस रेखा के बहरे बन रहा था, अंदर नहीं बहरे बन रहा था, उसे कहेंगे बाह्य कोण। तो अगर मान लीजिए नीटा है, मान लीजिए, तो ये बाह्य कोण है, इसे कहेंगे बाह्य कोण, बाह्य कोण। तो कोण का प्रकार कितना है? दो, एक है अंतःकोण और एक है बाह्य कोण। जो अंदर बनेगा अंतःकोण, जो बाहरे बनेगा उसे बाह्य कोण कहेंगे। वो तो अलग बात है कि त्रिभुज कैसा है, समबाहु है कि विषमबाहु है। जब आएगा चैप्टर हमारा त्रिभुज का, ट्रायंगल का, तो बताएंगे वैरायटी त्रिभुज की, कितने टाइप में त्रिभुज पढ़ते हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आज तो पढ़ने वाले हैं बहुभुज के बारे में। तो कोई एक लेके हैं आकृति, ये मान लीजिए त्रिभुज हमारी ट्रायंगल है, इसका नाम दे दीजिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो क्या है कि जो ये कोण बनेगा अंदर का, इसका नाम है पी, मान लीजिए ऐसा, ये क्यू है, ये मान लीजिए ये आर है। तो जो ए बी सी के अंदर बन रहा था कोण, उसका नाम रखे थे अभी पी क्यू आर। और जब इस रेखा को बढ़ाएंगे आगे हम, ऐसे बढ़ाने के बाद जो यहां पर बनेगा कोण, इसे कहेंगे हमारा बाह्य कोण। ये मान लीजिए है नीटा है, यह है बाह्य कोण। तो ये बाह्य कोण है, बाह्य कोण। और जो अंदर बन रहा था हमारा पी वाला पार्ट, ये वाला, इसे कहेंगे अंतःकोण, अंतःकोण। तो आप लोग तो ये समझ ही गए होंगे कि अंतःकोण क्या है, बाह्य कोण क्या है। जो बंद आकृति के अंदर बनेगा या भीतर बनेगा उसे कहेंगे हम लोग अंतःकोण, और जो बाहरे बनेगा उसे कहेंगे बाह्य कोण कहेंगे। अब हम देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो अंत वाला है उसका 180 अंश होता है।
वो तो डिपेंड करता है कि त्रिभुज कैसे है। हम अगले वीडियो में जब लाएंगे वीडियो आपके सामने त्रिभुज वाली, तो उसमें बताएंगे कि अंतःकोण क्या है, बाह्य कोण क्या है, त्रिभुज के प्रकार क्या है, सब कुछ बताएंगे। बस आज इतना आप लोग समझो कि बहुभुज के प्रकार को पढ़ रहे हैं हम लोग, तो बहुभुज में त्रिभुज भी आता है। बहुत सारी आकृति मिलाकर बनता है हमारा बहुभुज। तो कहते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होगा हमारा 180 अंश। अब कैसे होता है अभी बता रहे हैं आपको हम। एक फार्मूला होता है कि सभी अंतःकोणों का योग बराबर 2n-4 गुणे 90 अंश लिख दो यहां पर। क्या है हमारा सूत्र? सभी अंतःकोणों के योग बराबर होता है 2n-4 गुणे 90। अब इसी पर जो n है यहां पर, n फॉर नंबर होता है, संख्या होती है। n के स्थान पर जितनी आकृति की बात की जाएगी, 3 कहेगा 3 रखेंगे, 4 कहेगा तो 4 रखेंगे, 5 कहेगा तो 5 रखेंगे। अब इसमें कह रहा है कि त्रिभुज कह रहा है, तो त्रिभुज मतलब जिसमें 3 भुजा हो, है ना। तो रखो n का मान 3 रखो, तो 2 गुणे n का मान 3 है, 1 2 3 भुजा 3 रखो, 3 रखेंगे जब, और 4 से जब घटाएंगे हल करने के बाद और 90 से गुणा करेंगे, तो देखिए 3 दूनी 6 और 6 में से 4 निकालोगे तो आएगा 2, और जब 2 से गुणा करेंगे हम लोग 2 गुणे 90 अंश, तो आएगा हमारा 180 अंश। तो ये तो आप लोग जान ही गए कि त्रिभुज के सभी अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश। वो तो अलग बात है कि त्रिभुज कैसा है, समबाहु है कि विषमबाहु है कि समद्विबाहु है, लेकिन कहेंगे त्रिभुज कहेंगे ना, वो तो अलग बात है कि प्रकार की। तो प्रकार बताने के लिए हम आपको बता दें एक बात और, कि इसकी अलग वीडियो बनाएंगे त्रिभुज की। कि कहते सवाल में कि चतुर्भुज में कितने अंतःकोण होते हैं, योग चतुर्भुज का। तो चलिए देखिए, चतुर्भुज जिसमें 4 भुजा हो, चतुर्भुज जिसमें 4 भुजा हो, तो n के मान 4 रखो यहां पर। जब यहां पर रखेंगे तो 2 गुणे 4 माइनस 4 और गुणे 90 है। जब इसे हल करेंगे हम लोग तो 4 दूनी 8 माइनस 4 गुणे 90, तो 8 में से 4 निकलेगा तो बचेगा 4 और गुणे 90 पहले से है। जब और गुणा करेंगे इसका तो 9 चौके 36, ये हो गया हमारा 360 अंश। तो चतुर्भुज में सभी अंतःकोणों का योग होता है 360 अंश। अब आइए दिखाते हैं ऐसे पंचभुज में, षष्ठभुज में और अष्टभुज में। चलिए देखें हम लोग। चलिए हम लोग देखते हैं अब पंचभुज पर, षष्ठभुज पर और अष्टभुज पर। देखिए मान लीजिए लिखा हो कि पंचभुज में सभी अंतःकोणों का योग बताइए। तो कह रहा है पंचभुज मतलब कि n का मान 5 रखो। अब ये पंच है ना, पंच कहे तो 5, षष्ठ कहेगा तो 7 6। देखिए कह रहा है पंच, तो n का मान 5 रखेंगे हम लोग। अब देखिए जब यहां पर रखेंगे 5 तो 2 गुणे 5 माइनस 4, ब्रैकेट को बंद करिए आप लोग, गुणे में 90 है। अब देखिए 5 दूना 10 हो गया, माइनस 4 है और गुणे में 90 है। तो जब घटाएंगे इसको हम, या फिर ये अंश है भैया ध्यान लीजिएगा, घटाएंगे तो आएगा 6, तो 6 गुणे 90 करेंगे अंश में तो आएगा हमारा 9 छका 54 540। तो ऐसे अभी आप लोग देखे थे कि त्रिभुज में बना था 180 अंश, चतुर्भुज में बना था 360 अंश और पंचभुज बना है 540 अंश। तो सभी अंतःकोणों का योग ऐसे निकाल लेंगे। अब बात ये आती है कि अगर पूछे प्रत्येक कोण बताओ, ये तो है पंचभुज का सभी अंतःकोणों का योग है ना। अगर प्रत्येक कोण पूछे तो कुछ नहीं करना है आपको, बस बने रहिए वीडियो में। देखो क्या करिए आप लोग, यहां पर देखो आगे
जब 5 भुजाओं का योग 540 दे रहा है तो एक का पूछेगा तो क्या करेंगे, हम लोग भाग कर देंगे 5 से। ऐसे 540 बटे में 5 काटो 5 से, तो 5 एकन्ने 5। जब 2 अंक कटेगा लगातार तो आप लोग जानते ही हो कि 0 बढ़ता है बीच में 0, और 5 अठे 40। ये आ गया हमारा एक अंश का, एक कोण का मान कितना आया है 108 डिग्री। तो ऐसे हम लोग धीरे धीरे करके सारे चैप्टर को पढ़ लेंगे बहुभुज के जितना भी कॉन्सेप्ट है। कि षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों के योग बताओ। अरे भाई n का मान कितना है 6 है, तो 6 रखेंगे। आप कैसे रखेंगे 6, देखो 2 गुणे 6 माइनस 4 गुणे में 90 अंश है हमारा फार्मूले में पहले से है। तो 6 दूनी 12 माइनस 4 गुणे में 90। अब देखो 12 में से जब 4 को निकालेंगे तो आएगा 8, और गुणे में कितना है 90 अंश पहले से है। तो 9 8 72, 720 आया कि नहीं, आया ना। तो देखो जब षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग 720 है और प्रत्येक का पूछे, प्रत्येक मतलब एक का निकालो, तो क्या करेंगे 6 बराबर 720 है भाई, षष्ठभुज है ना, तो 6 बराबर 720 है, तो 1 बराबर कितना होगा निकालो आप लोग। चलो चलो अब हम निकालते हैं। तो 1 बराबर आएगा 720 बटे में 6। जब काटेंगे तो 6 एकन्ने 6, 7 था, 1 बचा है 6 में से, जब 1 यहां पर जाएगा हो जाएगा 12, और 6 दूनी 12। 0 तो है नहीं, और 0 है मगर कटा तो है नहीं, तो ऐसे 0 हम ही लगा देंगे इसे। तो आ जाएगा कि एक कोण का मान 120 अंश। ये तो अंतःकोण निकल रहा है। अब 2 पूछेगा तो 2 से गुणा कराएंगे देंगे, जब 3 का पूछेगा तो 3 से गुणा करा देंगे। तो ऐसे 3 का पूछे, 4 का पूछे, 5 का पूछे या 6 का पूछे, सभी में इसे गुणा कराकर निकाल देंगे। अरे भाई जब आपको 1 का मान पता है तो 2 का निकाल लेंगे गुणा कराकर 2 से। कहेगा निकालो 3 का तो 3 से गुणा कराएंगे, कहेगा 5 का निकालो तो 5 से गुणा कराएंगे। मेन काम होता है कि आप 1 का निकालो बस। ये तो अंतःकोण है। अगर बाह्य कोण पूछे तो, और उस पर जो कोण बनेगा हमारा टोटल रहेगा 180 अंश। और मान लीजिए कि यहीं से रेखा आगे भी बढ़ा दें, हम लोग ऐसे बढ़ा दें, उसके बाद में इसको हम बंद कर दें 3 ओर से ऐसे, और इसे आगे बढ़ाते रहें, तो हम बताए थे ना कि ये पूरा मिलाकर होता है 180 अंश। मतलब इस पार्ट कहेंगे बाह्य कोण और इस वाले कहेंगे अंतःकोण। जो यहां से यहां तक है ये अंतःकोण है, और जो यहां से यहां तक है वो बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण और अंतःकोण को मिलाकर है 180 अंश। अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर ये 120 अंश है अंतःकोण, सपोज दैट ऐसे हम मान रहे हैं, सवाल आ सकता है अभी, तो जब ये 120 अंश है तो इसका मान कितना होगा। अरे भाई कुल मिलाकर कितना है, ये मिलाइए बाह्य कोण है और अंतःकोण को मिलाकर कितना है 180 अंश। जब ये अकेले 120 है तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, अरे भाई 180 में से आप लोग ऐसे 120 को घटा दोगे, तो जो आएगा हमारा कितना आएगा 60 आएगा। ये 60 जो आया है ये क्या कौन सा कोण है, ये बाह्य कोण है। हमेशा आप लोग एक बात जान लो कि अगर अंतःकोण पता है, बाह्य कोण पूछ रहा है तो 180 से घटा देंगे, और जब बाह्य कोण पता है और अंतःकोण निकालना है तो भी घटा देंगे 180 से। तो 180 का यूज बार बार हो रहा है सवाल में। जब बाह्य कोण निकाला था तब भी घटाए थे 180 से, और जब अंतःकोण निकाला था तब भी घटाए थे 180 अंश से ही। चलो अब देखो ध्यान से। अब एक तो ये होगा कॉन्सेप्ट कि अंतःकोण का मान निकाल लेंगे, सभी अंतःकोणों के योग, उसके जरिए से प्रत्येक का निकाल लेंगे, फिर बाह्य का निकाल लेंगे। लेकिन अब बारी आती है विकर्ण की।
अगला है कॉन्सेप्ट हमारा विकर्ण की संख्या ज्ञात करना। चलो अब आप लोग कॉपी में विकर्णों की संख्या ज्ञात करना, ये हमारा है अगला कॉन्सेप्ट। बहुभुज का लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। इसके पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे अंतःकोण, बाह्य कोण और विकर्ण, तीनों को मिलाकर पढ़ेंगे एक साथ में। चलो पढ़ते हैं कैसे निकालते हैं सवाल में विकर्ण। कहते हैं कि चतुर्भुज में कोई आकृति है, इसे ऐसे आकृति है कोई, विकर्ण क्या होता है? अरे विकर्ण ये होता है कि एक कोने का मिलान हो जाए दूसरे कोने से। देखो जैसे ए है, इसके सामने पड़ रहा है हमारा सी, तो ये ऐसे मिल जाएगा, तो जो लकीर मिली थी ना, इसका नाम हो जाएगा विकर्ण। ये है विकर्ण। अब अगली बात कहें, अगर जब ये बी है और ये डी है, जो इसके सामने रहेगा जस्ट उल्टा, ये नहीं कि बी की तुलना सी से कर दो, ये तो लाइन है, कोने की तुलना कोने से करो। कोना कहां बनता है? जब दो लकीर के बीच में जो स्थान रहता है उसे कहते हैं कोना, कार्नर। ये बी है और ये डी है, तो बी और डी के सामने जब मिलाएंगे ऐसे, तो जो रेखा मिलाएगी बी और डी को उसे कहेंगे विकर्ण। ये बी और डी को मिलाई है रेखा, इसका नाम होगा विकर्ण। यह है विकर्ण। एक देखो और एग्जांपल चित्र के माध्यम से, कि ऐसे कोई रेखा हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, और यहां पर मिटाकर ऐसे कर देते हैं। ये पंचभुज कोई है, तो नाम रख दो इसका ए बी सी डी ई और एफ है। तो कुछ करेंगे नहीं, हम ऐसे मिलाएंगे, इसका मिलान करेंगे इससे, इसका मिलान करेंगे इससे, तो जो ये रेखा बन रही है ए से लेकर डी तक गई है या ई से लेकर बी तक गई है, इन रेखाओं कहते हैं विकर्ण, विकर्ण कहते हैं। अब हमको ये तो पता नहीं रहेगा कि षष्ठभुज कह रहा है सवाल में, कि सप्तभुज कह रहा है, कि अष्टभुज कह रहा है। तो जो भी कहेगा विकर्ण निकालते समय हम ध्यान ये रखेंगे कि कितना विकर्ण बन रहा है उसमें। तो बार बार फिगर तो बनाएंगे नहीं, सवाल में इतना कम समय देते हैं कि मिनट तो क्या सेकंड भी पूरा नहीं रहता है कि 60 सेकंड हो जाए सवाल को हल करते समय। 36 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड देते हैं। और उन कम से कम समय में कैसे निकालेंगे विकर्ण, चलिए अभी आपको दिखाते हैं। जो रेखा बनेगी उसे कहेंगे विकर्ण। अब चलिए देखते हैं। एक फार्मूला होता है n स्क्वायर माइनस 3n बटे 2, ये है फार्मूला हमारा। इसी फार्मूला से हम सब निकाल देंगे विकर्ण। कितना विकर्ण बनेगा आयत में, कितना बनेगा चतुर्भुज में, हालांकि आयत भी होता है चतुर्भुज, कितना बनेगा विकर्ण पंचभुज में, कितना बनेगा विकर्ण षष्ठभुज में, सभी चित्र का। चलो देखते हैं सबसे पहले चतुर्भुज में। चतुर्भुज में तो या इस फार्मूले में n क्या है? इस फार्मूले में n है संख्या, नंबर है। अब क्या है देखो, कह रहा है चतुर्भुज, इसका मतलब कि n का मान 4 रखेंगे, रखो 4। चलो यहां पर n है, यहां पर 4, इसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर दीजिए इसे। माइनस 3 यहां पर n है, आप भी रखो n के साथ में 4। दो संख्या अगर एक संख्या बीजे व्यंजक में है और एक संख्या अंकीय व्यंजक में है, तो अंकीय और बीजे के बीच में जो रहता है चिन्ह उसे कहते हैं गुणा बटे 2। तो 4 चौके 16 माइनस 4 तेई 12 बटे में 2 है। जब और सॉल्व करेंगे तो 16 में से 12 जब निकलेगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। और बटे में 2 पहले से है, जब काटेंगे इसे तो 2 बार में कट भी जाएगा। तो ये हुआ बात कि चतुर्भुज में अगर कोई पूछेगा कितना विकर्ण बनेगा, तो 2 विकर्ण बनेगा। अब देख लीजिए चित्र के माध्यम से, आइए दिखाते हैं आपको। ये कोई हमारा चतुर्भुज है, ऐसे आकृति में कोई, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी, इसका नाम है डी।
अब देखो, जब ए को सी से मिलाएंगे तो जो रेखा मिलाई थी इन दोनों को आपस में उसका नाम हुआ विकर्ण। एक तो ये होगा विकर्ण ए और सी वाला, और एक विकर्ण होगा हमारा बी डी का। ये हमारा बी और डी है। देखो कितना संख्या में एक हो ए सी है, एक विकर्ण है हमारा ए सी है, ए सी एक विकर्ण है, और दूसरा है हमारा बी डी, बी डी। तो देखो दो हुआ कि नहीं। तो आप लोग सिर्फ कॉपी में नोट करो फार्मूला कि जब सवाल में ये पूछेगा कि विकर्ण कितने हैं, सवाल में इस चित्र में कितने विकर्ण बनेंगे, चतुर्भुज पूछा है, पंचभुज पूछा है, षष्ठभुज पूछा है, कुछ भी पूछा है, उसके लिए फार्मूला ये है n स्क्वायर माइनस 3n बटे में 2। जब सॉल्व करेंगे पूरा तो आएगा जो आंसर वो बनेगा विकर्ण। चलिए अभी आपको हम धीरे धीरे और बताते हैं फिगर। जिसे सवाल में ये कह दे कि पंचभुज में कितना बनेगा विकर्ण, पंचभुज में पंच कर रहा है पंचभुज, इसका मतलब ये हुआ कि n का मान 5 रखेंगे। n का मान जब 5 रखेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, देखो 5 रखो यहां पर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे में n के स्थान पर कितना रहेगा 5 रखेंगे और पूरे का बटे 2 है। आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो 5 25 भाई 5 का जब करेंगे 2 बार गुणा, 5 गुणे 5 तो कितना आएगा 25 आएगा। यहां पर लिखो 25 माइनस 5 3 15। जब दोनों को घटाएंगे आपस में तो आएगा हमारा 10, और जब 200 भाग करेंगे 10 को तो आएगा हमारा 5। तो पंचभुज में बनेगा विकर्ण 5। अब ऐसे निकालते हैं षष्ठभुज का, चलो देखते हैं। तो रखा है नाम क्या लिखा है, षष्ठ लिखा है, षष्ठ मतलब 6, n के स्थान पर 6 रखेंगे। चलो देखते हैं, रखो यहां पर 6, तो 6 का स्क्वायर यहां पर लिखो माइनस 3 गुणे में जहां पर n रहेगा वहां पर क्या रखेंगे 6, तो 6 रखो यहां पर, और बटे में 2 है। तो 6 का स्क्वायर मतलब ये होता है कि 6 को 2 बार गुणा करो, 6 गुणे 6 कितना आएगा 6 छंगे 36 माइनस, और जो ये दो संख्या है गुणा करो, इनका गुणा करो तो 6 त्रिके 18 बटे में 2 है। अब घटा लो तो 6 में से निकालो 8 तो कितना आएगा 16 है, 16 में से निकालो 8 आएगा, बचा यहां पर 2, एक निकालो 1 आएगा। 18 बटे में 2 है, जब भाग करें कितना आएगा 9। मतलब ये हुआ सिद्ध कि षष्ठभुज का सवाल पूछ रहा है, बताओ सवाल में कि षष्ठभुज में कितना विकर्ण बनेगा, तो कितना आया है 9। तो ऐसे निकालेंगे हम संख्या विकर्ण की इस फार्मूले जरिए से। अब देखो एक बात बहुत बारीकी ये है कि सवाल में ऐसे नहीं पूछेगा कि सिंपल से पूछ ले षष्ठभुज का निकालो या पंचभुज का निकालो या अष्टभुज का निकालो, ऐसे नहीं। सवाल में पूछता है टेक्निकल, देखो कैसे पूछेगा। त्रिभुज में कितना विकर्ण बनेगा, त्रिभुज में निकालो भाई। चलो तो कह रहा है त्रिभुज, और आपको हम बताए हैं कि विकर्ण वो होता है जो एक कोना से जाए और दूसरे कोना को मिल जाए, उसे कहते हैं विकर्ण। अब देखो त्रिभुज में तो n का मान क्या है 3 है, रखो 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 3 और बटे में कितना है 2 है। जब 3 का करेंगे स्क्वायर हम तो 3 त्रिके 9 लिखो, और यहां पर देखो 3 त्रिके 9 यहां पर, और बटे में कितना है 2 है। जब और सॉल्व करेंगे तो 9 में से 9 गया 0 और बटे में 2, और जब भाग करेंगे 0 को 2 से तो आएगा हमारा 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें विकर्ण बनेंगे ही नहीं, त्रिभुज में विकर्ण नहीं बनते हैं। अब कैसे देखो दिखाते हैं आपको फिगर के माध्यम से। जैसे मान लीजिए ये हमारा फिगर है, ऐसे ये A है, ये B है और ये C है। हम क्या बताए थे आपको भी कि विकर्ण वो होता है जो एक कोना को
दूसरे कोना से मिलाए। तो मान लीजिए कोना ये यहां पर है, ये कोना यहां पर है, एक कोना यहां पर है, इसका मिलान यहां पर होना था कहीं, इसका मिलान यहां पर होना था कहीं, और इसका मिलान होना था यहां पर, लेकिन कोना के स्थान पे ना रेखवा बाय। अब ये बताओ भैया कि जब रेखवा बाय तो कहां मिले? इस तो बाय ना कि जाए काट दे, अगर काट दे तो मध्यबिंदु कहा जाए। मैथ का रूल है कि जब एक कोना को दूसरे कोना से मिलाते हैं तो उसे कहते हैं उस रेखा को विकर्ण। लेकिन यहाँ पर कोना के स्थान पर रेखा खींची बाय तो मिलबा ना करे भाई, जब ना मिले तो विकर्ण ना बने हमारा। इस मतलब यह होता है कि त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होते हैं, और वैसे भी 0 आया यहाँ पर। तो ये धीरे धीरे आपको हम जो बहुभुज था क्या क्या सीखे हम लोग अभी तक? सीखे हैं कि अगर अंतःकोण दिया हो तो बाह्य कोण निकाल लेंगे, बाह्य कोण दिया हो तो अंतःकोण निकाल लेंगे, त्रिभुज दिया हो या अंतः दिया हो या पंचभुज दिया हो, कुछ भी दिया हो तो सभी अंतः पूछे तो एक फार्मूला था 2 × n - 4 × 90। ये था फार्मूला हमारा सभी अंतःकोण निकालने का। प्रत्येक का पूछेगा तो जो दे रहा था इसके पहले उससे भाग कर दें संख्या से। जब 1 का आ जाएगा तो 2 का निकाल लेंगे, 3 का निकाल लेंगे, 4 का निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग ये सीखे अभी तक कि विकर्ण अगर पूछेगा निकालने के लिए तो विकर्ण भी निकाल लेंगे। सूत्र क्या है? n² - 3n/2। अब सवाल आपको बताएं एग्जाम में कि इससे बाहर आएगा नहीं। आप लोग सवाल लगाइएगा, जो सवाल आपको समस्या करता है या नहीं आता है तो आप हमारी वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाइएगा और टाइप कर लिख दीजिएगा कि हमको सर ये सवाल नहीं आ रहा है। तो हम अगले वीडियो में आपको जो सवाल आप दिए रहेंगे कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई करके उत्तर दे देंगे। तो आपको वीडियो कैसे लगी देखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।